नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल तीर तर्कश में। मैं घनश्याम बादल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी अदालत में एक नए मुद्दे के साथ। मुद्दे तो इस समय देश में इतने छाए हुए हैं कि जितनी चर्चा की जाए उतना कम। कांवड़ियों का मुद्दा है, उनकी आस्था का मुद्दा है, उनके हुड़दंग का मुद्दा है, संसद में चल रहे हंगामे मुद्दे का सबब है, तो बिहार में विधानसभा में हो रहा हिंसक प्रदर्शन भी मुद्दे का विषय हो सकता है, चर्चा का विषय हो सकता है। जिस तरीके से 2 दिन से संसद लगातार नहीं चली है, ये भी एक चर्चा का विषय है। लेकिन इन सारे मुद्दों को पीछे धकेल दिया है एक ऐसे मुद्दे ने जिसकी कल्पना न देश को थी और न ही नेताओं को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक दिए गए इस्तीफे की। जगदीप धनखड़ को जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हो गए हैं, मैं तब से जानता हूं जब वे झुंझुनू से पहली बार संसद के लिए चुने गए थे। वे एक संघर्षशील, जुझारू, निडर, बेबाक और जो कहना है खुल के कहना है, यही व्यक्तित्व उनका तब था और यही व्यक्तित्व उपराष्ट्रपति रहते हुए भी उनका बना रहा। शायद यही बात हमारी आज की राजनीति को रास नहीं आई, न आनी थी, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद एक इस प्रकार का पद है जिसमें संसदीय गरिमा है, लोकतंत्र की शान है, और ये पद प्रशासनिक पद होते हुए भी प्रशासनिक पद नहीं है, बल्कि उसे सरकार की नीतियों के अनुसार ही बोलना, चलना और करना होता है। लेकिन जगदीप धनखड़ जो झुंझुनू के छोटे से गांव किठाना में वे पैदा हुए 18 मई 1959 को। उनके पिता गोकुल चंद साधारण से किसान थे और मां केसरी देवी भी घरेलू महिला ही थी। लेकिन पिताजी की बड़ी इच्छा कि बेटा बड़ा होकर नाम रोशन करे, इसलिए केवल 11-12 साल की आयु में उन्होंने बेटे को सैनिक स्कूल में पढ़ने के लिए अपने से बहुत दूर चित्तौड़गढ़ भेज दिया। जगदीप धनखड़ धुन के पक्के थे, वहाँ पर भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। वहाँ से सैनिक स्कूल से उन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री ली, वकील बन गए और बहुत कम समय में ही राजस्थान हाई कोर्ट के वरिष्ठ वक्ताओं में मानकों के अनुसार वो गिने जाने लगे। जगदीप धनखड़ शुरू से ही आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ वकील के तौर पर उभर करके सामने आए। लेकिन कहते हैं कि नियति में जो लिखा हुआ है वो तो होकर के रहता है। जगदीप धनखड़ के अंदर कहीं ना कहीं एक राजनीतिज्ञ पहले से छुपा हुआ था। नेतृत्व की क्षमता उनमें थे ही, बोलने में वो वाक्पटु थे, अधिवक्ता के पेशे से जुड़े हुए थे। इसलिए 1989 में अचानक उनके हाथ टिकट लगा जनता दल की ओर से और वहां पर उन्होंने कई बार के जीते हुए कैप्टन अयूब खान को पराजित करके सांसद होने का गौरव प्राप्त किया। ये बात है 1989 की। और अपने पहली बार सांसद होते ही उनके भाग्य से एक बार फिर छीका टूटा और चंद्रशेखर की सरकार बनी, जो महज कुछ ही दिन चल पाई। राजीव गांधी ने उस सरकार से अचानक अपना समर्थन वापस ले लिया और चंद्रशेखर को चरण सिंह की राह पर जाना पड़ा। लेकिन इस बीच में जगदीप धनखड़ मंत्री हो गए, राज्य मंत्री, संसदीय राज्य मंत्री के रूप में पहली बार वो केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में शामिल हुए। मज़े की बात देखिए, इससे पहले वो कभी विधायक भी नहीं बने थे, लेकिन सीधे मंत्री बने। 1990-91 के इस दौर में जैसे ही चंद्रशेखर की सरकार गिरी, उन्होंने पाला बदल लिया और पाला बदलकर वो कांग्रेस के नाव पर सवार हो गए। जहां उन्हें सुविधा लगी वहां पर वो सवार होते रहे। 2003 में भाजपा उन्होंने ज्वाइन की और 2008 के आते आते वो बीजेपी की प्रचार समिति के लीडर के तौर पर उभर करके सामने आए। लगातार अपना समर्थन देना, सक्रिय रहना और उभरते हुए नेता की प्रशंसा करना, ये जगदीप
धनखड़ की हमेशा से नीति रही उस समय तक। इसका पुरस्कार उन्हें मिला 2019 में, जब उन्हें ममता बनर्जी के राज्य पश्चिम बंगाल में राज्यपाल बनाकर भेजा गया। राज्यपाल का पद भी ठीक वैसा ही पद जैसा उपराष्ट्रपति का पद। वहाँ भी बहुत सोच समझकर बोलना होता है, या कहिए करीब करीब चुप रहना होता है। लेकिन जगदीप धनखड़ चुप रहने वाले व्यक्तियों में शामिल कभी नहीं रहे। वहाँ ममता कुलकर्णी से उनका जोरदार टकराव हुआ। यहाँ तक टकराव हुआ कि उन्होंने कई ऐसे बातें कही कि उन्हें ममता बनर्जी और उनके साथियों ने भाजपा का एजेंट तक कह दिया। विवाद हुए, लेकिन इन विवादों का लाभ जगदीप धनखड़ को मिला और ये पुरस्कार के रूप में 11 अगस्त 2022 को भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। यानी अभी वो 10 अगस्त, आज से 3 साल बाद तक, यानी 10 अगस्त 2027 तक आराम से राष्ट्रपति रह सकते थे। उनका लगभग 2 साल का कार्यकाल अभी बाकी था। लेकिन जगदीप धनखड़ ने अचानक ही कल यानी 21 जुलाई को रात 9:20 पर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के नाम 67A आर्टिकल का उल्लेख करते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। इस 67A का अर्थ है कि इस इस्तीफे को तुरंत प्रभाव से प्रभावी माना जाता है। बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि 20 जुलाई को जब संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ, तब जगदीप धनखड़ बड़ी कुशलता के साथ संसद का संचालन कर रहे थे। राज्यसभा के स्पीकर के तौर पर वो पूरी तरीके से सक्रिय थे। इसके बाद 21 जुलाई को भी दिन में उन्होंने संसद को चलाने की पूरी कोशिश की। इस बीच उनकी नोकझोंक विपक्ष से भी हुई और कहीं ना कहीं ये बातें भी प्रकाश में आई कि सत्ता पक्ष भी जगदीप धनखड़ के बहुत सारे ऐसे वक्तव्य हैं जिनसे नाराज चल रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष अक्सर जगदीप धनखड़ पर भाजपा का पैरोकार होने का आरोप लगाता रहा है। ये तो सच है कि वे भाजपा से जुड़े रहे, लेकिन ये कहना कि वे भाजपा का ही पक्ष लेते थे, शायद ये भाजपा को भी रास नहीं आ रहा था। और हुआ कुछ ऐसे कि जैसे ही संसद का सत्र शुरू हुआ, वक्तव्य शुरू हुए, राहुल गांधी भी बोलना चाहते थे, लेकिन नियमानुसार जगदीप धनखड़ ने उनको बोलने की अनुमति ही नहीं दी। इस पर बखेड़ा शुरू हो गया। बखेड़ा तो राज्यसभा में और चीज़ों के ऊपर भी हुआ, जब जयराम रमेश के एक वक्तव्य को लेकर खड़गे ने उनको घेरने की कोशिश की। ये वही जगदीप धनखड़ हैं जो केवल परंपराओं के राह पर चलकर कभी भी राज्यसभा का संचालन करने वाले स्पीकर नहीं रहे थे। लेकिन यहाँ तक भी कुछ नहीं था। शाम को उनकी बीएसी की कमेटी की मीटिंग होनी थी। उस मीटिंग में भी देखने में आया कि विपक्ष के सदस्य तो पहुँचे, लेकिन भाजपा के न किरण रिजिजू पहुँचे और न ही जेपी पहुँच पाए वहाँ पर, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस बात को शायद जगदीप धनखड़ ने दिल पर लिया। इससे पूर्व राज्यसभा के हंगामी वातावरण में एक बड़ी अनोखी घटना घटी। जब खड़गे बोल रहे थे, उस समय जगदीप धनखड़ उनको ध्यान से सुन रहे थे और एक महाभियोग जो जस्टिस वर्मा के खिलाफ आना है, उस पर विपक्ष अपना नोटिफिकेशन दे चुका था स्पीकर को। मैं बता दूं आपको, ऐसा महाभियोग चलाने के लिए किसी भी दल को जो महाभियोग चलाया जाना है, राज्यसभा के कम से कम 50 और लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। इससे पहले ये प्रस्ताव लोकसभा में पहले ही दिया जा चुका था और हस्ताक्षरों की दृष्टि से देखें तो राज्यसभा में इस प्रस्ताव के ऊपर, इस महाभियोग के प्रस्ताव के ऊपर 63 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। हालांकि बाद में एक सदस्य के हस्ताक्षर 2 बार भी होने की बात कही गई। लोकसभा में भी 100 सदस्यों से ऊपर इस पर हस्ताक्षर कर चुके थे, यानी ये महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार होना ही था। यहाँ पर एक और नियम आता है कि कहाँ पर स्वीकार किया जाए, राज्यसभा में या लोकसभा में। तो यहाँ पर बात आई, इसको जानने के लिए जगदीप धनखड़ ने
राज्यसभा के सचिव से पूछा कि क्या लोकसभा में भी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आया है। हालांकि ये पहले से ही पता था कि लोकसभा में ये प्रस्ताव जारी हो चुका है, फिर भी उन्होंने पूछा। खैर, ऐसे ही कुछ मुद्दों को लेकर के उनकी तीखी नोकझोंक पक्ष और विपक्ष से हमेशा होती रही, लेकिन यहाँ पर बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। जैसा कि सूत्र बताते हैं, चैनल तीर्थतर्कश इस बात की न पुष्टि करता है न खंडन करता है, लेकिन जैसी कि हवा में बातें तैर रही हैं, शाम को टेलीफोन पर उनकी सत्ता पक्ष से बात हुई और यहाँ पर सुनने में आ रहा है काफ़ी तीखी नोक झोंक यहीं पर हो गई। हालांकि इसके बाद 7 बजे के आसपास कांग्रेस के जयराम रमेश से भी उनकी बातें हुई और तब तक कहीं भी ऐसा नहीं था कि जगदीप धनखड़ अचानक ही उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अचानक 9:20 पर उनका इस्तीफा द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति की टेबल पर पहुंच गया और उस इस्तीफे को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। खैर, ऐसा नहीं कि जगदीप धनखड़ बीच में ही कार्यकाल छोड़ने वाले कोई पहले उपराष्ट्रपति हो। इससे पहले भी कई उपराष्ट्रपतियों के साथ ऐसा हो चुका है। सबसे पहले 1969 में जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का अचानक निधन हो गया, तब वीवी गिरी को कार्यकारी राष्ट्रपति भी बनाया गया। उपराष्ट्रपति तो वो थे ही। तब उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। यानी हम कह सकते हैं कि वीवी गिरी से 1969 में ये शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। इसके बाद आर वेंकटरमन ने भी उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया, वो भी राष्ट्रपति बने। और इसके बाद भी भैरों सिंह शेखावत, जो राष्ट्रपति बनना चाहते थे, भाजपा ने उनको उपराष्ट्रपति पद दिया हुआ था, लेकिन राष्ट्रपति के लिए उनको उम्मीदवार घोषित शायद वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन भैरों सिंह शेखावत अड़ गए और उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में पराजित होने के बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से भी इस्तीफा दे दिया। तो यानी हम कह सकते हैं कि जगदीप धनखड़ इस प्रकार से इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया, चलती हुई संसद के दौरान दिया, अगर उन्हें इस्तीफा देना था, स्वास्थ्य उनके राह में बाधा बन रहे थे, तो ये काम वे संसद का सत्र शुरू होने से पहले भी कर सकते थे। और यदि स्वास्थ्य उन्हें अनुमति नहीं दे रहा था, तब भी उनकी जगह उपसभापति राज्यसभा का संचालन आसानी से कर सकते थे, जो अब भी किया जाएगा। हरिशंकर नारायण सिंह इसका अभी भी संचालन उसी प्रकार से करेंगे। व्यवस्थाएं तो सब हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं आम हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ कि अचानक ही जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ तक बात होती है। गौरव गोगोई अपने वक्तव्य में कहते हैं कि भाजपा में इस्तीफे दिए नहीं जाते, बल्कि वहाँ इस्तीफे ले लिए जाते हैं। संजय राउत शिवसेना से अपना वक्तव्य देते हुए कहते हैं कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है, जिसकी वजह से जगदीप धनखड़ को अचानक अपना पद छोड़ना पड़ा। उसी प्रकार से पप्पू यादव का वक्तव्य कहता है कि यदि स्वास्थ्य की समस्या थी तो उपराष्ट्रपति रहते हुए तो उन्हें कहीं बेहतर सुविधाएं हासिल हो सकती थी। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात, जितने मुंह उतनी बातें। कुल मिलाकर परिणाम ये है कि जगदीप धनखड़ वर्तमान उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र देकर अब भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हो गए हैं। चैनल तीर्थतर्कश उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। प्रधानमंत्री ने भी एक्स पर अपना वक्तव्य, अपना ट्वीट करके उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन जाते जाते भी वाक्पटु, चतुर, राजनीति के कुशल खिलाड़ी, राजस्थानी बांकुरे जगदीप धनखड़ हवा में एक बड़ा सवाल छोड़ कर गए हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक चलती हुई संसद के मानसून सत्र के दौरान दूसरे ही दिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वातावरण में ये बातें चलती रहेंगी। कुछ प्रश्नों के जवाब आम आदमी तक पहुंचेंगे तो कुछ प्रश्न हवा में लटके रह जाएंगे। हम भी चलाते रहेंगे अपने तीर, हम भी भरते रहेंगे अपना तर्कश,
आप लोगों के लिए आज बस इतना ही। होती है मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए चैनल तीर तर्कश। देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घनश्याम बादल को दीजिए विदा अगले मुद्दे पर बात करने की तैयारी के